मुल्तान के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा गांव था। बस्ती गुलाम हुसैन गांव में अमीना नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसकी औलाद कोई नहीं थी। उसका सहारा सिर्फ उसकी एक सफेद बकरी थी, जिसका नाम था नूरी अमीना। सुबह शाम नूरी की देखभाल करती, उसी से बातें करती और वहीं उसकी तन्हाई का सहारा थी। गांव वाले उसे थोड़ी अजीब निगाहों से देखते, लेकिन अमीना को उनकी परवाह नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। अरे, अमीना की बकरी ने बच्चा जना है। पर वह बच्चा, वो इंसान की तरह दिखता है। गांव वाले दौड़ते हुए अमीना के घर पहुंचे। अमीना जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। मगर वह बकरी का नहीं लगता था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था। नाक, आंखें, हाथ पांव, सब कुछ इंसानों जैसा। सिर्फ उसकी आवाज में हल्की सी खराश थी, जैसे बकरी की मिमियाहट की छाया। गांव की मौलवी साहब हाफिज अब्दुल वहीद भी पहुंच गए। अम्मा, ये क्या है? अल्लाह का करम है या कोई इम्तिहान? अमीना सिर्फ एक ही बात कह रही थी, ये मेरा बेटा है। खुदा ने मेरी सुन ली। गांव वालों के चेहरों पर डर, हैरानी और शक था। कुछ लोगों ने तो इसे हराम और मनहूस कहना शुरू कर दिया, लेकिन मौलवी साहब ने सबको शांत किया। अभी कोई फैसला मत करो। अल्लाह की मर्जी में राज छुपे होते हैं। इस बच्चे को छूने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें एक मां अपने बकरी से जन्मे इंसानी बच्चे को समाज की नजरों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर किसी की नजर में यह बच्चा एक रहस्य है। गांव में अब हर जुबान पर एक ही बात थी, अमीना की बकरी से इंसान जैसा बच्चा पैदा हुआ है। कुछ लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे थे, तो कुछ इसे गुनाह की निशानी। लेकिन अमीना की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत। अगली सुबह मौलवी अब्दुल वहीद फिर से अमीना के घर आए। उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा। बच्चा अब चुप था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं। वो किसी आम नवजात की तरह ही मुस्कुरा रहा था। अम्मा, इसका कोई नाम तो रखना पड़ेगा। लेकिन नाम किस आधार पर? मौलवी साहब ने पूछा। अमीना ने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, इसका नाम इंसान रखती हूं, क्योंकि यह इंसान नहीं होते हुए भी इंसानों से बढ़कर है। गांव में नाम की चर्चा भी फैल गई। इंसान कुछ लोगों ने उसे बकरी का बेटा कहना शुरू कर दिया, और कुछ बच्चों ने तो गली में गाते हुए ताने भी मारने शुरू कर दिए। बकरी का बच्चा ना, अल्लाह का बंदा। अमीना को अब एहसास हो रहा था कि इस बच्चे को पालना आसान नहीं होगा। लोगों के सवाल, ताने और शक, इन सब से उसे हर रोज लड़ना होगा। उसी रात जब सब सो गए, अमीना ने देखा कि इंसान ने पहली बार बोला। अम्मा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तू मेरी दुनिया है बेटा, लोग कुछ भी कहें, तू मेरा नूर है। मगर उसी वक्त घर के बाहर किसी की आहट हुई। किसी ने दरवाजे के पास कान लगाया और चुपचाप कुछ सुना, फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो अमीना दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा देखती है। उस पर किसी अनजान हाथ से लिखा था, यह बच्चा इंसानी नहीं है, इससे दूर रहो, नहीं तो बर्बादी तय है। अमीना कांप गई। उसने वह कागज जलाकर राख कर दिया, लेकिन दिल में डर बैठ गया। उसी समय मौलवी अब्दुल वहीद फिर आए। अम्मा, किसी ने मुझे भी वहीं चिट्ठी भेजी है। मस्जिद के दरवाजे पर टांगी थी। ये काम किसी पढ़े लिखे आदमी का है, जो चाहता है कि हम इस बच्चे को गलत समझें। मौलवी साहब अब इस मामले को लेकर गंभीर हो चुके थे। इधर इंसान अब थोड़ा बड़ा हो गया था, लगभग 2 महीने का। बट उसकी ग्रोथ किसी भी आम बच्चे से बहुत तेज थी। वह अब घुटनों के बल चलने लगा था, और जब अमीना नमाज पढ़ती, वह चुपचाप बैठकर उसे देखता। गांव में अफवाहें बढ़ने लगी थीं। यह बच्चा तो 2 महीने में 6 महीने का लगने लगा है, कहीं यह कोई बला तो नहीं। गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान इमरान, जो लाहौर से पढ़ाई करके लौटा था, उसे इस बात में दिलचस्पी होने लगी। वह एक दिन मौलवी साहब के पास आया और कहा, मैं इंसान की सच्चाई जानना चाहता हूं। इसके पीछे कोई मेडिकल वजह भी हो सकती है। क्या आप मुझे अमीना के घर ले चलेंगे? उसी शाम इमरान और मौलवी साहब अमीना के घर पहुंचे। अमीना पहले तो घबराई, लेकिन जब मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर भरोसा दिया तो अंदर ले गई। इमरान ने इंसान को पहली बार देखा। एक प्यारा बच्चा, मुस्कुराता हुआ, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह हर बात समझ रहा हो। इमरान ने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या आप मुझे बताएंगी कि नूरी को गर्भवती कैसे हुई? अमीना चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। कुछ महीने पहले नूरी जंगल में खो गई थी। 3 दिन बाद लौटी
और उसके कुछ हफ्तों बाद वो गर्भवती हो गई थी। इमरान के चेहरे पर अब उलझन और दिलचस्पी दोनों थे। इमरान के दिल में अब एक ही सवाल था, नूरी उन 3 दिनों में कहाँ थी और क्या हुआ था वहां जो एक बकरी इंसानी बच्चा लेकर लौटी। अगली सुबह इमरान जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां अमीना ने बताया था कि नूरी खो गई थी। वो एक पुराना पेड़ पहचान गया। उसी के पास नूरी अक्सर चरा करती थी, लेकिन पेड़ की जड़ के पास मिट्टी कुछ अलग सी दिख रही थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। इमरान ने पास जाकर मिट्टी हटाई और कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। एक पुराना कुर्ता जिस पर इंसानी खून के धब्बे थे और एक छोटा सा कागज जिस पर अरबी में लिखा था, मां खलखना अबसन, हमने इसे व्यर्थ नहीं बनाया। इमरान समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। इधर गांव में माहौल और बिगड़ने लगा था। कुछ लोगों ने गांव के चौधरी रफीकत अहमद से शिकायत की, चौधरी साहब, अगर आपने कुछ नहीं किया तो गांव पर अल्लाह का गजब टूटेगा। वह बच्चा नाजायज है या कोई भला चौधरी। रफीक, जो खुद कई रात छुपाए बैठा था, अब इस मामले में दखल देने को तैयार हो गया। उसी शाम जब अमीना इंसान को लेकर बाहर बैठी थी, चौधरी रफीकर अपने 2 आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। अम्मा, गांव की सलामती के लिए हमें उस बच्चे को शहर के डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर वह इंसान ही है तो हम सबको राहत मिलेगी, वरना अमीना कांप गई। ये बच्चा मेरी जान है, कोई उसे कहीं नहीं ले जाएगा। इसी बीच इमरान आ गया और बोला, चौधरी साहब, आपने फैसला बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन मैं सबूत लेकर आया हूं कि यह बच्चा किसी अजूबे का नतीजा नहीं है। कुछ और है, कोई बड़ा राज छुपा है। सबकी नजरें अब इमरान पर थीं और राज धीरे धीरे उजागर होने वाला था। गांव की हवा अब भारी हो चुकी थी। एक तरफ इंसान की मासूमियत थी और दूसरी तरफ लोगों का डर और शंका। इमरान सबूतों के साथ चौधरी रफीका और गांव वालों के सामने खड़ा था। मैंने उस जंगल के पुराने पेड़ के नीचे एक खून से सना कुर्ता और अरबी में लिखा एक कागज पाया है। जो कुछ हुआ है वो मेडिकल नहीं, शायद किसी पुराने गुनाह या रहस्य का नतीजा है। चौधरी रफीकट का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने नजरें चुराई और बोला, इमरान, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, मगर गांव के फैसले जज्बात से नहीं, हिफाजत से होते हैं। उस बच्चे को अगर गांव से बाहर नहीं भेजा गया तो डर है कि अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा। अमीना चीख पड़ी, अगर कोई कहर टूटेगा तो तुम जैसे जालिमों पर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बच्चा नहीं आता। इसी रात गांव की पुरानी कब्रिस्तान में कुछ हलचल होती है। इमरान, मौलवी वहीद और 2 भरोसेमंद लोग वहां चोरी छुपे पहुंचते हैं, क्योंकि उस कुर्ते पर लगा नाम टैग किसी ऐसे शख्स का था जो 3 साल पहले गायब हो गया था। यूसुफ, गांव का ही एक जवान। जब उन्होंने यूसुफ की कब्र खोली तो सब दहल उठे। कब्र में लाश नहीं थी, खाली ताबूत पड़ा था और एक बकरी की हड्डियां। मौलवी साहब फुसफुसे, या अल्लाह, यह तो कोई गुनाह छुपाने की चाल थी। अब शक और भी गहरा हो गया। क्या यूसुफ को मारा गया था? क्या उसकी मौत का इंसान से कोई रिश्ता है? गांव की मस्जिद से अगले दिन ऐलान हुआ, जुम्मे की नमाज के बाद गांव की पंचायत बैठेगी। इंसान की तकदीर का फैसला सब मिलकर करेंगे अमीना के लिए। यह जंग अब बेटे की जिंदगी की थी। कब्र के नीचे क्या दफन था और कौन है इस साजिश का असली चेहरा? जुम्मे की नमाज के बाद पूरा गांव मस्जिद के बाहर इकट्ठा था। हर आंख सवालों से भरी थी। क्या वह बच्चा इंसान है या किसी गुनाह का नतीजा? चौधरी रफीका ने पंचायत शुरू की। आज हम फैसला करेंगे कि उस बच्चे का गांव में रहना सही है या नहीं। जो बोलना चाहता है अब बोले। इमरान सामने आया, हाथ में वह खून से सना कुर्ता और कब्र की तस्वीरें। आप सब कह रहे थे कि इंसान अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, लेकिन यह देखिए, कब्र में यूसुफ की लाश नहीं थी, वहां सिर्फ बकरी की हड्डियां थीं और यह कुर्ता उसी यूसुफ का है। सवाल यह है कि अगर यूसुफ मरा नहीं तो गया कहां? गांव में सन्नाटा छा गया। तभी एक और आदमी खड़ा हुआ। हकीम सलीम, मुझे एक बात सालों से अंदर ही अंदर खा रही है। 3 साल पहले यूसुफ और चौधरी साहब की बहन के बीच रिश्ता था, पर चौधरी को यह मंजूर नहीं था। एक दिन यूसुफ गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह गया कहां। चौधरी रफीका गुस्से से लाल हो गया। चुप हो जा सलीम, तुझे कुछ नहीं पता। इमरान चुपचाप आगे बढ़ा और अमीना को साथ लाया। गोद में इंसान था। आप कहते हो यह बच्चा अल्लाह की मर्जी नहीं, लेकिन इसकी आंखें, इसका चेहरा यूसुफ से मेल खाता है। डीएनए टेस्ट कर लो, सब साफ हो जाएगा। अब बात किसी बकरी की नहीं, यूसुफ के कत्ल और उसके खून से जुड़ी जिंदगी की थी। मौलवी वहीद ने पंचायत में कहा,
अगर किसी ने जुल्म करके किसी बेजुबान जानवर को इंसानी जान की तरह इस्तेमाल किया है तो यह सिर्फ गुनाह नहीं, खिलाफ फितरत है। और यह बच्चा चाहे जैसे भी आया हो, वो अल्लाह की अमानत है। चौधरी रफीकट ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर वहां से चला गया। मगर उसकी चाल, उसका चेहरा सब गवाही दे रहे थे कि कुछ ना कुछ वह छुपा रहा है। अब एक और सवाल सबके जहन में था, क्या इंसान वाकई यूसुफ की औलाद है? अगर हां, तो यूसुफ कहां है, मरा या कहीं जिंदा? पंचायत के बाद गांव का माहौल कुछ शांत था, पर अंदर ही अंदर सब उबल रहा था। इमरान ने डीएनए टेस्ट की सिफारिश की थी और अब सबकी निगाहें उसी पर थीं। इमरान अपने शहर वाले डॉक्टर दोस्त के जरिए बच्चे और यूसुफ के पुराने रेजर से मिले बाल का सैंपल टेस्ट के लिए भेज चुका था। रिपोर्ट आने में 3 दिन लगने वाले थे, लेकिन चौधरी रफीका के घर में बेचैनी अभी से थी। उधर अमीना हर रोज इंसान को नहलाती, दुआएं पढ़ती और उसकी आंखों में देखती। तेरी आंखों में कोई राज है बेटा, तू कुछ कह नहीं सकता, पर सब समझता है। इंसान मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल किसी जवान इंसान जैसी गंभीर हो गई थीं। रात के 2 बजे इमरान के घर की खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। इमरान ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी था, कादिर चाचा, जो कई सालों से गांव के बाहर रहते थे। कहते हैं यूसुफ के गायब होने के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया था। इमरान बेटा, मैंने उस रात कुछ देखा था, पर डर के मारे कभी किसी से कह ना सका। मैं जंगल के पास था और देखा कि चौधरी रफीका अपने 2 आदमियों के साथ यूसुफ को पीट रहा था। फिर एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया, पर वो मरा नहीं था, बस बेहोश था। इमरान के होश उड़ गए तो फिर वह बचा कैसे? अगले दिन जब मैं लौटा तो वहां से यूसुफ की लाश गायब थी और उसी जगह पास एक बकरी घायल पड़ी थी। अब जब मैंने वह इंसान देखा, उसकी आंखें वही यूसुफ की आंखें थीं। बेटा, इमरान को अब यकीन होने लगा था, या तो यूसुफ अब भी जिंदा है या उस पर कुछ ऐसा जुल्म हुआ है जो दुनिया की समझ से बाहर है। तीसरे दिन दोपहर डीएनए रिपोर्ट आई। इमरान ने उसे खोला और फिर कांप गया। बच्चा 99.9% यूसुफ से मेल खाता था। इंसान यूसुफ का ही बेटा था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि बच्चा कहां से आया, अब सवाल था यूसुफ की बीवी कौन थी और क्या उसने अपनी औलाद को बचाने के लिए नूरी को चुना। आगे क्या नूरी सिर्फ एक बकरी थी या किसी बड़े राज की रखवाली कर रही थी? और क्या चौधरी रफीकट वाकई यूसुफ का कातिल है? डीएनए रिपोर्ट ने अब सबको चौंका दिया था। इमरान, अमीना और पूरी पंचायत के सामने अब यही सवाल था, कौन था यूसुफ की बीवी और क्या नूरी बकरी ने सचमुच यूसुफ के बेटे को जन्म दिया था? इमरान को यकीन था कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है। वह खुद से नहीं, बल्कि अपने शहर के डॉक्टर दोस्त से भी यह सुनिश्चित कर चुका था कि यूसुफ की मौत किसी जानवर या अजूबे से जुड़ी हुई थी। पर अब एक और शक इमरान के दिमाग में घर कर गया था। क्या चौधरी रफीकत ने नूरी को जानबूझकर बकरी बनाने का काम किया था? चौधरी रफीकत अब अपने घर में बंद था। वह कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे थे। इसी बीच एक अजनबी ने इमरान से संपर्क किया। यह था मोहम्मद शाह, जो पहले चौधरी रफीकट के पुराने दोस्त हुआ करता था। इमरान, जो तू ढूंढ रहा है वह सब मैंने देखा था। चौधरी ने यूसुफ के साथ कुछ ऐसा किया था जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। इमरान को अब यकीन हो गया कि चौधरी रफीकट के पास कुछ गहरी साजिश छुपी थी। मोहम्मद शाह ने बताया, चौधरी ने यूसुफ को मारा नहीं था, बल्कि उसे एक काले जादू के तहत बकरी बना दिया था। लेकिन वह बकरी सिर्फ शरीर में थी, उसके अंदर इंसानी जज्बात और यादें थीं। नूरी ने उसी जादू को तोड़ा और उसी वजह से यह बच्चा पैदा हुआ। इसी दौरान इमरान ने एक पुरानी किताब में जो पढ़ा था उसे याद किया। वह किताब एक खतरनाक प्रयोग के बारे में थी, जिसमें इंसान की आत्मा को किसी जानवर के शरीर में डालने की क्षमता थी, और वह प्रयोग किसी शातिर व्यक्ति की योजना के तहत किया जाता था। चौधरी रफीक, अब इमरान को यह साफ हो गया था, चौधरी रफीक ने न केवल यूसुफ को मारा, बल्कि उसे बकरी के शरीर में डाला और उसका एक भयानक खेल खेला। अमीना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वह बच्चे को अपने पास रख सके। इंसान अब भी उस बच्चे के साथ रहता था जिसे वह अपनी औलाद मानती थी, और उसका दिल यही चाहता था कि कोई भी उसकी जिंदगी में दखल ना दे। लेकिन अब इमरान और अमीना दोनों को डर था कि कहीं चौधरी रफीका अपने राज्य को छुपाने के लिए और कुछ ना कर डाले। अब जो सवाल था वह सिर्फ इतना था, क्या अब इमरान और अमीना इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे और इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे?
क्या यूसुफ की आत्मा और उस बच्चे का भविष्य अब भी सुरक्षित रहेगा? गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। इमरान और अमीना के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था। क्या चौधरी रफीकड़ के गहरे राज का पर्दाफाश किया जा सकता है? पर साथ ही साथ यह सवाल भी था, क्या उनका संघर्ष उन्हें बचा पाएगा? इमरान ने अब पूरी योजना बनाई थी। चौधरी रफीका को उसके घर में घेरने और सबूत जुटाने के लिए एक आखिरी कदम उठाना था। वह जानता था कि चौधरी अब हर हाल में सच छुपाना चाहेगा। सभी लोग इस कशमकश में थे, लेकिन इमरान और अमीना की हिम्मत अब नई दिशा में थी। इसी बीच मोहम्मद शाह ने इमरान को एक और खबर दी। चौधरी रफीकट ने अपने घर में एक खुफिया तहखाना बना रखा है। वहां वह कुछ पुराने दस्तावेज और तंत्र मंत्र की किताबें रखता है। वह किताबें ही उसकी असली ताकत और उसकी साजिशों का राज है। इमरान और मोहम्मद शाह ने एक रात उस तहखाने तक पहुंचने की योजना बनाई। उन्हें यकीन था कि वहां से ही यूसुफ की मौत और उसके बाद की घटनाओं के बारे में सच्चाई सामने आएगी। रात के अंधेरे में इमरान और मोहम्मद शाह चुपके से चौधरी रफीकट के घर पहुंचे। चौधरी के गार्ड्स अब ज्यादा सख्त थे, लेकिन इमरान और मोहम्मद शाह ने धीमे धीमे अंदर घुसने की कोशिश की। अंततः उन्होंने तहखाने के दरवाजे तक पहुंचने में सफलता पाई। वहां बुरी तरह से सड़ चुकी किताबें और चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। इमरान ने एक किताब उठाई और उसकी जिल्द को खोला। अंदर लिखा था, इंसान की आत्मा को किसी भी जानवर में डाला जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया तभी सफल होती है जब आत्मा का मालिक खुद अपनी इच्छा से ना फंसे। यूसुफ को बकरी बनाने के बाद उसका जन्म फिर से एक नई राह पर चला, और वही बकरी अब एक इंसान के रूप में वापस आई। यह प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक असली मानव पहचान न खो दे। इमरान ने वह किताब मोहम्मद शाह को दी और फुसफुसाया, यही सच्चाई है। यूसुफ की आत्मा जीवित थी और उसने बकरी के शरीर में रहकर अपने बेटे को जन्म दिया। यह सब कुछ चौधरी रफीकट की साजिश थी, ताकि वह एक ऐसे राज्य को छुपा सके जो पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता था। अचानक तहखाने में एक हलचल हुई। चौधरी रफीका और उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इमरान और मोहम्मद शाह डरने वाले नहीं थे। इमरान ने त्वरित निर्णय लिया, अगर तुम हमें कुछ भी करने से रोकोगे तो हम यह सच्चाई सबको बताएंगे। चौधरी ने गुस्से में आकर कहा, तुम नहीं समझ रहे हो इमरान, इस खेल को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। लेकिन इमरान के पास अब सबूत थे। वह जानता था कि चौधरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अंततः चौधरी रफीक ने हार मान ली। वह दिन आ गया जब चौधरी रफीक को उसकी साजिशों के लिए सजा मिलनी थी। वहां खड़ा था यूसुफ का बेटा, जो अब इंसान था, और गांव वाले जानते थे कि उसने अपनी पहचान पाई है। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती थी। बच्चे का भविष्य अब भी अनिश्चित था, और उसके साथ आने वाली चुनौतियां अब भी बाकी थीं। क्या वह अपनी असली पहचान पा सकेगा? चौधरी रफीकट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था और उसकी सजा अब तय थी। इमरान और अमीना की मेहनत रंग लाई थी, और गांव वाले भी अब यह मान चुके थे कि इस रहस्य के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी एक साजिश छुपी थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब जो सवाल था वह कहीं अधिक गहरा था। क्या यूसुफ के बेटे का भविष्य सुरक्षित रहेगा? इमरान और अमीना ने अब बच्चे को अपना नाम दिया, आदिल। आदिल अब एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन उसकी जड़ें, उसका अतीत और उसकी पहचान अब भी एक बड़ा सवाल बनी हुई थी। क्या वह किसी दिन अपने असली परिवार और अपनी आत्मा के बारे में पूरी सच्चाई जान पाएगा, या उसकी जीवन यात्रा केवल एक अनुत्तरित प्रश्न बनी रहेगी? इसी दौरान अमीना ने एक दिन इमरान से कहा, हमने उस बच्चे को बचा लिया है इमरान, लेकिन क्या हम उसे वह प्यार दे पाएंगे जो उसे एक असली परिवार से मिलता? इमरान ने जवाब दिया, हम उसे वही देंगे जो हमारा है। दिल से पूरी तरह से वह यूसुफ का बेटा है, और हमें उसकी पहचान को गले लगाना होगा। इसी बीच गांव में नई चर्चा शुरू हुई। क्या यूसुफ की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी? क्या उसने अपनी जंग को जीत लिया था, और क्या अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? आदिल के सामने एक और बड़ा मुद्दा था। उसके अस्तित्व का उद्देश्य वह एक अनोखी स्थिति में था, जिसे समझ पाना दुनिया के लिए मुश्किल था। क्या वह एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जी सकेगा, या उसकी जिंदगी पर हमेशा एक अजीबोगरीब धुंध बनी रहेगी? अदालत ने चौधरी रफीक को सख्त सजा दी, और वह अब जीवन भर के लिए जेल में था। लेकिन इमरान और अमीना जानते थे कि चौधरी की साजिश ने कई जख्म छोड़ दिए थे, जिनका इलाज अब एक लंबे वक्त तक नहीं हो सकता था। आदिल के लिए यह केवल शुरुआत थी,
और वह जानता था कि दुनिया में उसका एक अद्वितीय स्थान था। आदिल अब एक नए रास्ते पर कदम रख रहा था। वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर नई पहचान बनाना चाहता था, लेकिन उसकी जड़ों का सच कभी ना कभी सामने आना था। क्या वह उस सच को सच्चाई के साथ स्वीकार कर पाएगा? गांव में सब कुछ शांति से चलने लगा था। अमीना और इमरान अब अपने जीवन में कुछ स्थिरता पाना चाहते थे। आदिल ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और उसकी आंखों में वही खुशियां थीं जो किसी भी आम बच्चे में हो सकती थीं, लेकिन उसके दिल में वह सवाल हमेशा बना रहता, क्या मैं असल में इंसान हूं? आदिल की यात्रा अब एक नए मुकाम पर थी और उसका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित था। क्या वह कभी अपने अतीत से उभर पाएगा? क्या वह अपना अस्तित्व पहचान पाएगा? क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? इसी सवाल के साथ इस रहस्य की कहानी अब खत्म होती है, लेकिन आदिल की यात्रा अब भी जारी रहेगी, क्योंकि वह अपनी असली पहचान को पाने के लिए